हेलो एंड वेलकम टू द इजी क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर बनाने की दो वजह हैं। एक वजह यह है कि एक कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट मिला जिन्होंने अपने कुछ डाउट्स, मिस्टर द्विवेदी हैं, एच द्विवेदी, उन्होंने दो तीन बातें पूछी जो कि एक बहुत ही जेन्युइन किस्म के सवाल हैं जो उन्होंने उठाए उसमें। तो पहले तो मैंने सोचा कि कमेंट सेक्शन में ही जवाब दूं उसका, लेकिन फिर सोचा कि एलेबोरेट कर दें ताकि दूसरे लोग भी समझें, और अगर ये डिबेट आगे बढ़ती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इट विल बी हेल्दी डिबेट। दूसरी चीज़ ये थी कि जब मैंने उसको दोबारा देखा उनके कमेंट्स के कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ों को और एलेबोरेट होने की ज़रूरत है उसमें। दो चीज़ें ख़ास तौर से, एक चीज़ वो कि जहाँ मैंने परेटो ऑप्टिमैलिटी से शुरू किया था कि परेटो ऑप्टिमैलिटी फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसको अगर किसानों की इनकम मान लें तो सपोज़ कुछ किसानों को ये बहुत बड़ा शेयर जो है इसका वो बड़े किसानों को मिल रहा है और बहुत छोटा शेयर इनकम का जो है वो छोटे किसानों को मिल रहा है। अब अगर ये आर्गुमेंट लिया जाए अगर ये परेटो ऑप्टिमम है, इसका मतलब यह है कि किसी एक को आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो, यानी किसी एक की इनकम नहीं बढ़ा सकते हो जब तक कि दूसरे की कम न की जाए। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट कि छोटे किसानों की बढ़ाना है कि बड़े किसानों की बढ़ाना है, ये पॉइंटलेस है, क्योंकि जब भी किसी का नुकसान होगा वहां से रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, और जिस सेक्टर में तकरीबन 60% आबादी इंगेज्ड हो तो एक बहुत बड़ा नंबर, तो थोड़ा सा परसेंटेज भी अगर करेंगे तो बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा और क्याओस होगा, फिर तरह तरह के कंफ्यूजन, और उसको दूर करना ये इसी में काम चलता रहेगा। और असल कैजुअलिटी होती है उन रिफॉर्म्स की जो कि हो सकता है कि वेल इंटेंशन्ड हो। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है, फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि इनकम को ही बढ़ाइए, जिसको कहते हैं ना साइज ऑफ द केक बढ़ाओ, तो अब बढ़ जाएगा। अगर मेरी वो कम नहीं हो रही है इनकम, दूसरों की बढ़ रही है, तो मुझे इतना बुरा लगेगा, लेकिन दूसरों की बढ़ रही है मेरी कम होकर, वहां प्रॉब्लम आएगी। अब सवाल यह है कि वो बढ़े कैसे। उसके लिए मैंने एक चीज कही थी कि मैं द्विवेदी साहब के कमेंट पे को बाद में आ रहा हूं, पहले मैं उसको लेबोरेटरी जहां से मैंने शुरू किया था, लेकिन कंक्लूड यहां नहीं किया, वो किसी वजह से रह गई बात कि इनकम बढ़ाइए उस सेक्टर की ताकि साइज ऑफ द केक बढ़े, सबका फायदा हो, चाहे छोटा किसान, चाहे बड़ा किसान, चाहे पंजाब का किसान, चाहे बिहार का किसान। क्योंकि अदरवाइज तो एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल तो यहाँ की एग्जाम्पल कुछ होगी, हर तरह की एग्जाम्पल मिल जाएंगी। आप कहते हैं कि साहब फायदा कुछ ही उसका होता है कि साहब कुल 6% लोगों को, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है 6% किसानों को फायदा मिलता है, तो भाई अगेन के 94 को क्यों नहीं मिलता? या एमएसपी खत्म करने से फायदा हो जाएगा तो बिहार में क्यों नहीं हो गया? ये आर्गुमेंट देते ना वो लोग। तो या अमूल की एग्जाम्पल दी जाती है कि वहां कोई एमएसपी नहीं है, अमूल जो है कोऑपरेटिव है और बिल्कुल एक तरह से हिंदुस्तान की एक लीडिंग कंपनी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पराग डेयरी की बात करें जो कि यूपी के कोऑपरेटिव की थी, वो तो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो एग्जाम्पल तरह तरह की हैं। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन खाली उस अरेंजमेंट में नहीं है जो आप ला रहे हैं, बल्कि सॉल्यूशन कुछ गवर्नेंस के लेवल पर भी है और उस इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की जरूरत है। ये इसका मतलब ये था मेरा। दूसरी चीज मैंने ये कही थी कि एग्रीकल्चर जो है वो एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन को फॉलो करती है। कौन सी एग्रीकल्चर? हर एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा, यानी एट द टाइम ऑफ, यानी वो चीजें जो बिल्कुल उसी शक्ल में बिकती है। गेहूं है तो गेहूं की शक्ल में बिक रहा है, तो अब कौन सा गेहूं मैंने प्रोड्यूस किया, कौन सा गेहूं आपने प्रोड्यूस किया, तो कोई वो नहीं है, मार्केट में एक भाव बिक रहा है। क्वालिटी थोड़ी बहुत फर्क हो सकती है, लार्जली इट इज सब्जेक्ट टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है कि जहां पर ये डिमांड है मार्केट की, मार्केट डिमांड, और ये सप्लाई है, ये डिमांड है, यहां पर आप QD एंड QS जैसे करते हैं, ये प्राइस है, और ये प्राइस मार्केट पर सेटल हो। ये बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये प्राइस जो है, जो एक किसान के लिए, इसको मैं रिमूव कर दूं, ये किसान के लिए ये प्राइस है किसके ऊपर बिकना है, यानी किसी भी प्रोडक्ट की, अभी इसको छोड़ दीजिए कि ये एग्रीकल्चर है कि क्या है, ये मार्केट डिमांड सप्लाई कंडीशन है, ये प्राइस सेटल हुए, और ये प्राइस जो है उसे मिलना है जिसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, जो कि प्रोड्यूसर, ये अब हम सिंगल फार्मर की बात कर रहे हैं, हर फार्मर इंडिविजुअली उसको इस चीज पर बेचना है, सो लॉन्ग एज उसकी प्रोडक्ट उसी तरह की है।
अगर वो ब्रांडेड चीजें बना के बेच रहा है और किसान बहुत ज्यादा है उसमें, भाई मैं भी अपने ब्रांड से बेच रहा हूं और सारे ब्रांड, तो फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जाएगा, वहां कंडीशन दूसरी हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा किसान छोटे हैं और उनको अपना सामान उसी शक्ल में बेचना होता है, तो ये इसकी परफेक्ट कंपटीशन की शक्ल आती। दूसरी चीज जिसकी वजह से मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, जिससे कंफ्यूजन हो सकता था, मैंने कहा था कि एग्रीकल्चर की सप्लाई जो है वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि सप्लाई बजाय इसके ये है सप्लाई और ये चीजें जो हैं डिमांड से तय हो रही हैं, ठीक है। यानी वो अब प्राइस के घटने बढ़ने से चेंज नहीं हो सकती है। जो उस वक्त मार्केट अराइवल्स हैं, कब हो सकती है? जब उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो, यानी उस प्रोड्यूस को वो उस हिसाब से बेचेंगे, जब बढ़ेंगे प्राइस तब हम बेचेंगे, यानी इस ज्यादा बेचेंगे, उसके लिए उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए और वो फैसिलिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट का ये जो लॉज हैं, इनकी वजह से इसके चांसेस हैं कि इस फैसिलिटीज चीजें बढ़ जाएं, तो हो सकता है उन किसानों को भी मौका मिल जाए कि आप अपनी फसल को स्टोर करके रख सकें। उनके घर में तो जगह है नहीं, लेकिन उसके लिए उनका किसान होना कहाँ जरूरी है भाई? अगर उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी, या फॉर एग्जांपल मैं किसान नहीं हूं तो मैं तो खरीद के भर दूं उसमें। अगर मुझे किराए पे गोदाम अवेलेबल है, हो सकता है आज भी हो जाए, तो उसके लिए मुझे किसान होना जरूरी नहीं है। प्रॉब्लम जो है कहां लाई कर रही है? प्रॉब्लम वहां लाई कर रही है जहां पर किसानों को अपनी प्रोड्यूस को एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट बेचना पड़ता है। वहां पर अगर सप्लाई मैनिपुलेट भी ना हो, जो किसान कहते हैं ना कि साहब उस वक्त तो प्राइवेट सेक्टर आएगा और वो अपनी सप्लाई रिलीज कर देंगे, अगर उन्हें स्टोरेज की कैपेसिटी दे दी मार्केट प्राइस लो जाएंगे। अगर ना भी करें तो सप्लाई जो है वो खासी होगी। तो आप ये मान के चलें कि सप्लाई जो है ये होगी, यानी इतनी क्वांटिटी जो है वो मार्केट में आ जाएगी, तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो लो रहेंगे। तो इसको बढ़ाने के लिए तो डिमांड बहुत बढ़े तो बढ़ सकती, डिमांड बहुत बढ़ेगी उनकी प्राइस बढ़ेगी, फिर उनकी इनकम बढ़ेगी, यानी डिमांड बढ़ के इतनी हो जाए तो फिर प्राइस ये होंगे। लेकिन वो हो नहीं रहा है क्योंकि ये सप्लाई इतनी ज्यादा है, हो सकता है कि डिमांड यही हो, डिमांड और कम है तो और प्राइस फिर ये हो जाएंगे। तो एक तो चीज ये इंश्योर करना है कि ये जो है प्राइस ये इतने इसके ऊपर मिले उनको। अगर मार्केट के थ्रू मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एमएसपी विल नॉट कम इनटू पिक्चर, क्योंकि कोई भी आउटसाइड चीज आती है तो मार्केट सिस्टम को डिस्टॉर्ट तो करती है, इसमें तो दो राय नहीं है। तो डिस्टॉर्शन से भी बच जाएगा अगर आप उनकी डिमांड बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी उनके हो, तो भले ही हार्वेस्टिंग के टाइम पे बेचें, उनको अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन इसके चांसेस कितने होंगे इस पे डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी। भाई जो खरीदने वाले हैं, अगर उनकी इनकम बढ़ रही है, यानी वो वेट नहीं कर सकते खरीद का, यानी तो क्या कहते हैं, अगर वेट कर सकते हैं तो बाद में खरीदें। अब अगर तुम ज्यादा उस पर बेच रहे हो तो हम नहीं अभी खरीदते हैं, तो फिर उसकी डिमांड कम रह जाएगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी उनकी। ये इस पे डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसको खरीदेंगे और उनसे जो चीजें बनाएंगे उसकी डिमांड कितनी है। अच्छा, उसमें डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं भाई। फॉर एग्जांपल वीट से वीट फ्लोर बने, वीट फ्लोर के बना के बेचेंगे तो उसकी कीमत कुछ और आएगी। उसी को पैकेजिंग अपने ब्रांड के साथ बेचेंगे तो कुछ और आएगी। चक्की से आटा खरीद लाइए कुछ है, और ब्रांडेड आशीर्वाद का ले आइए उसकी कुछ कीमत। उससे ब्रेड बना के बेचेंगे तो और ज्यादा आएगी। उसी से जब पिज्जा बनता है तो उसमें और ज्यादा उसको मार्जिन हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है कि कितनी लेयर्स आप बना दें फिनिश प्रोडक्ट के और प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बीच में, वो चीजें तय करेगा। अब सवाल यह है कि क्या उन चीजों की डिमांड सफिशिएंट है इंडिया में? ये काहे पे डिपेंड करता है कि लोगों की एग्रीगेट स्पेंडिंग लेवल कितनी है। ठीक है, तो बेसिक मसला यह है कि एग्रीगेट स्पेंडिंग लेवल बढ़ाना है। अच्छा, अब अगर ये सिचुएशन है जो मैंने सॉल्यूशन बताया था, और उसके बाद मैं मिस्टर द्विवेदी के कमेंट के ऊपर आ रहा हूं कि अगर एग्रीकल्चर सप्लाई कर्व जो है वो
एमएसपी कंटिन्यू रहे और एमएसपी को मैंडेटरी कर दिया जाए कि प्राइवेट सेक्टर भी उससे नीचे नहीं खरीदेगा, जैसा कि मिनिमम वेज एक्ट है। हालांकि मिनिमम वेज एक्ट का वायलेशन प्राइवेट सेक्टर भी करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है। गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत से लोगों तो मिनिमम वेज एक्ट से नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन तो होगा कि कम से कम आप बेंचमार्क फिट कर रहे हैं। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस सप्लाई कर्व जो है वो कुछ इस तरह का होगा, यानी यहां तक की क्वांटिटी उसी पे बिक रही है। अब अगर डिमांड कर्व यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो प्राइस नहीं बढ़े मार्केट के, डिमांड कर्व यहां इंटरसेक्ट कर रहा है तो भी प्राइस नहीं बढ़े, यहां तक प्राइस नहीं बढ़ रहा है, इस जगह तक, सॉरी इस जगह तक प्राइस नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जब डिमांड कर्व यहां इंटरसेक्ट करेगा तब प्राइस बढ़ेंगे। तो सारा खेल जो है कि आप इस डिमांड को किस तरह बढ़ा पाए, और ये आपने देखा होगा जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें आप देखते हैं कि अगर डिमांड बढ़ रही है फॉर द रीजन अदर देन प्राइस तो कर्व शिफ्ट होता है। तो कर्व शिफ्ट करने के लिए क्या, इनकम बढ़ाइए आप। तो इनकम किसकी बढ़ाइए, जो उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदेंगे, उन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो खरीदेंगे, जब उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो किसानों की बढ़ेगी। उसके बाद ग्रेजुअली ये चीज खत्म हो जाएगी, इसलिए कि वो तो फिर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है वहां से। फिर तो जो ऑपरेटिंग पोर्शन है सप्लाई कर्व का वो ये रहेगा, और ये जो है ये सारा जो है इनवैलिड अपने आप हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इनकम बढ़े कैसे। इनकम बढ़ने के लिए आप उन चीजों को आप फिस्कल मेजर से करेंगे, जो एक प्रोसेस चीजें हैं उनके ऊपर आप टैक्स को कम कीजिए। अब देखिए ना, अच्छे खासे टैक्सेस होते हैं ना, या उसकी बाहर मार्केट तलाश कीजिए, या गवर्नमेंट जो है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे कि जिसमें से अच्छी खासी एक्टिविटीज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होने लगे। फिर कुछ तो हो ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ स्पाइसेस, टर्मरिक फॉर एग्जाम्पल उगा रहा है कोई आदमी, उसकी खेती कर रहा है, तो कम से कम बहुत छोटा सा होगा, अपना टर्मरिक जो है वो क्या कहते हैं पाउडर बना के बेचे अपने ब्रांड के साथ। कब तक छोटे एरिया में तो बेच ही सकेगा ना उसको। तो ये सारी पॉसिबिलिटी होंगी ना, लेकिन ये होगा जब वो उसके पास ये पोजीशन होगा, थोड़ा सा वक्त मिल जाए उसको, ब्रीथिंग स्पेस। यानी ये नहीं कि इधर कटाई उधर वो खड़ा हुआ है, भैया हमसे जो पैसा लिया था वो दे दो, उसकी इंडेटेडनेस है, आगे के लिए इन्वेस्टमेंट है, उसकी इनकम को थोड़ा सपोर्ट करना है आपको। तो इनिशियली अगर एमएसपी होगा तो एक तरह का उनको जो कहते हैं कुशन जो है वो उनको अवेलेबल हो जाएगा, उससे बहुत फायदा होगा। दूसरी चीजें जो हैं जो आप कर सकते हैं वो अच्छी गवर्नेंस से उनकी कॉस्ट कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया उन कंट्रीज में से है जहां पर आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस मतलब इसका अगर आप डेटा लें तो इंडिया जो हो सकता है ऊपर के 10-20 कंट्रीज में से हो जहां पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो हेल्थ के ऊपर होता है। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है, गवर्नमेंट ये कर सकती है किस तरह से कि एक सर्टेन लेवल ऑफ फैसिलिटी हर जगह पर क्रिएट करे, लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, उससे कुछ लोग अब कैसे साहब गवर्नमेंट का एक बहुत ही स्टैंडर्ड वो रहता था कि डॉक्टर नहीं मिलते गांवों में काम करने के लिए, रूरल पोस्टिंग के लिए। अब क्यों पाबंदी नहीं लगाते? गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेज पे गवर्नमेंट कितनी खर्च करती है? जो एक गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेज से करता है एमबीबीएस या उसके बाद एमएस या एमडी, वो कितने पैसे खर्च करके? बहुत थोड़े से। वही प्राइवेट में जाता है तो लाखों करोड़ों में करता है। तो आप उसको ये पाबंद कीजिए, यहां से करना है तो आपको 2 साल या 3 साल जो है रूरल सेक्टर में करना पड़े। अब 2 साल की पाबंदी लगा दो तो कम से कम हर साल आपको अगर एक मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेज में, तो 2 साल काम करने के लिए आपको क्या कहते हैं रूरल सेक्टर में काम करने के लिए मजबूर होंगे अगर उन्हें डॉक्टर बनना है। फिर प्राइवेट सेक्टर में जहां पर भाई गवर्नमेंट से नहीं ले रहा है, वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट से रियलाइज करना है सारा पैसा, वहां पर आप उनको कुछ फिस्कल कंसेशन देके कर सकते हैं वो सारी चीजें। तो मकसद यह है कि लोगों का जो रूरल एरियाज में रहने वाले जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट लोग हैं उनकी आप इनकम लेवल को बढ़ाइए ताकि उनका स्पेंडिंग लेवल कम हो तो बढ़ जाए। तो स्पेंडिंग लेवल को बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। अब मैं यहां से अच्छा इसी तरह वो है हेल्थ का, एजुकेशन सेक्टर भी है, राइट। अब मैं यहां से इसको छोड़ के उन पे मिस्टर द्विवेदी के सवाल पे आता हूं। मिस्टर द्विवेदी ने 2-3 चीजें बताई हैं। एक चीज यह है कि सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देगी, एमएसपी अगर करेगी और विद एश्योर्ड, मैंने ये भी कहा था जो कि किसान, अभी तक मैंने किसी किसान के उसमें बात नहीं सुनी है कि एमएसपी के बाद एश्योर्ड वो भी हो प्रोक्योरमेंट। अगर
अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसका। एमएसपी का आप कानून में लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट प्लस वो कहते हैं कि अगर होगा तो गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर साइमल्टेनियसली आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन अप कर रहे हो फॉर प्राइवेट सेक्टर, तो फिर कंपटीशन होगा ना, तो जरूरी नहीं है कि ये बहुत दिनों तक रह जाए। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन में गवर्नमेंट सेक्टर अगर रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर की मनमानी कम होगी। और हमेशा ये आर्गुमेंट मैं कम से कम देता हूं कि अगर कोई चीज खराब है, उन्होंने कहा कि एफसीआई, मैं पहले उनका वो बता दूं, जो मिस्टर द्विवेदी हैं, उन्होंने कहा गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, एफसीआई के पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है, रखने की जगह नहीं है उनके पास। ये सब जेन्युइन आर्गुमेंट है, मैं इसको इनजेन्युइन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, उसी वजह से ये कर रहा हूं। फिर तीसरी बात कर रहे हैं कि मैंने कंपेयर किया था इसको एमएसपी को बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन के, वहां भी गवर्नमेंट खर्च करती है। उनका कहना था कि जो बैंक में रिकैपिटलाइजेशन होता है उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, एमएसपी एग्रीकल्चर से नहीं होगा। ये तीसरा आर्गुमेंट। और चौथा उनका आर्गुमेंट ये था जो कि हम चूंकि WTO के सिग्नेटरी हैं, हम उसके पार्ट हैं, तो ये एम्बर बॉक्स में आती है, तो यहां पर हम सब्सिडी जो है उसको WTI के मसले को पास नहीं कर सकते अगर हम उसको सब्सिडी देंगे। तो मैं आगे से ही शुरू करूं एम्बर बॉक्स वाले से। एम्बर बॉक्स जाहिर है वो चीजें हैं जिसमें अगर सब्सिडी दी जाएगी तो मार्केट को डिस्टॉर्ट करेंगी। लेकिन कौन सा कंट्री है यूएस से लेके और सारे वेस्टर्न जो एग्रीकल्चर को सब्सिडी नहीं दे रहे, कौन सा कंट्री है? दूसरी बात यह है कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हो। एमएसपी एक चीज है, सब्सिडी एक चीज है। एमएसपी है कि डायरेक्ट कैश सपोर्ट दे रहे हो, यहां पर आप उनकी चीजों को खरीद रहे हो, डोमेस्टिकली उस चीज पे खरीदी जा रही। सब्सिडी कब होगी? जब आप फूड को सस्ता करोगे, यानी आपको गरीबों को तो खिलाना ही खिलाना है, उनको भूखा थोड़ी मारना है, वहां तो खिलाना ही खिलाना है। लेकिन जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके प्राइस इस वजह से कम ना हो कि गवर्नमेंट ने उनको कैश सब्सिडी दे दी, इसमें फर्क करना पड़ेगा। तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि वहां से, और हर जगह एग्रीकल्चर को सब्सिडी दी जाती है और हर जगह एग्रीकल्चर बदहाल है। ये भी अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि $400 बिलियन से ज्यादा की इंडेटेडनेस है, जबकि गवर्नमेंट बहुत खर्च करती है उसके ऊपर, सब्सिडी के ऊपर, वहां भी। तो अगर गवर्नमेंट मार्केट में एक्ट कर रही है एज ए बिग प्लेयर ऑफ द गेम, यानी प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है, और गवर्नमेंट सेक्टर और एग्रीकल्चर को आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन अप कर दिया। स्टोरेज की फैसिलिटी, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि स्टोरेज की क्यों उन्होंने फैसिलिटी कर दी। लोग कह रहे हैं भंडारण कर लेंगे, कालाबाजारी हो जाएगी, यूं हो जाएगी, वो हो जाएगी, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट उसको उसी तरह कंपीट करे अपने सेक्टर से, तो कुछ नहीं होगा। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल अपने लाइन पर रहेगा। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट सेक्टर वीकन होता है तो फिर प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, फिर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट दिया जाता है? दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट। वही चीजें प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद प्रॉफिट देने लगती हैं। ऐसी क्या वजह होती है कि BSNL अचानक लॉस में चलने लगता है? भाई वो भी तो कंपनी है, वो भी कंपनी, ऐसा क्यों हो सकता है? आप भाई बहुत अच्छा मूव था कि लेटरल एंट्री वो गवर्नमेंट सर्विस में कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशनली रन क्यों नहीं कर सकती? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि गवर्नमेंट बिजनेस करे, इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर क्रिएट किए गए थे उस वक्त जरूरत थी इनकी, और वो जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लेकिन आप चाह रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर को हम इसलिए दे दें कि वहां ज्यादा एफिशिएंटली करेंगे, तो आप बेसिकली तो ये आपने एडमिट कर लिया कि गवर्नमेंट कोई चीज एफिशिएंटली कर ही नहीं सकती, तो फिर गुड गवर्नेंस तो नहीं हुई। आपको गुड गवर्नेंस करना है, आपको गुड गवर्नेंस करना है, वो सारी चीजें जो कॉस्ट को बढ़ाती हैं उसको ये करना है, और बिल्कुल प्रोफेशनली उसको आप क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकिए कि भाई प्राइवेट सेक्टर को आप ग्रो करवा रहे हैं, सॉरी एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट को सिर्फ उस सेक्टर में रहना चाहिए, गवर्नमेंट को जहां पर वो एसेंशियल है वहां गवर्नमेंट है, और जब वो पोजीशन आ जाए कि वहां गवर्नमेंट की मोनोपोली की कोई जरूरत नहीं है तो वो सिस्टम कंटिन्यू करे और प्राइवेट सेक्टर भी उसके साथ कंपीट करे, तब तो बात है। तो गुड गवर्नेंस आप यहां लेके आइए। अब कोई पब्लिक सेक्टर, अब जाहिर है कि एग्रीकल्चर से मुताल्लिक चीजें हैं, गवर्नमेंट के पास स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। अब अगर प्राइवेट सेक्टर को देंगे तो क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी स्टोर करेगा, एफसीआई के गोदामों की उतनी जरूरत हो सकता है गवर्नमेंट को फिर ना पड़े। भाई अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा तो गवर्नमेंट के लिए भी तो प्रॉफिटेबल होगा ना, उनके लिए खाली क्यों होगा? उनके पास नहीं होगी तो वो यही लोग गवर्नमेंट सेक्टर से भी खरीदेंगे। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ आपने करप्शन को हटा के
करप्शन को हटा के अगर आपको काम करना है तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है, बजाय इसके कि मार्केट में आप डायरेक्टली इंटरवीन करें कि आप बिल्कुल आपने फ्लोर प्राइस, जैसे एमएसपी से फ्लोर प्राइस हो जाएंगे, लेकिन यहां पर मजबूरी बन रही है। गवर्नमेंट अगर बिग प्लेयर बन जाए गेम की तो फिर हो सकता है इसकी भी जरूरत ना पड़े, लेकिन उतना हम गवर्नमेंट से एलेबोरेट नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। और किसी तरह का इंटरवेंशन जो है गवर्नमेंट का डिस्टॉर्शनरी जो मार्केट के लिए होता है वो गवर्नमेंट ना करे तो अच्छा है, लेकिन जो उसके अपने वो हैं संस्थान, वो अपना ईमानदारी से काम करें। हम ये बिल्कुल आर्ग्यू नहीं कर सकते कि चूंकि गवर्नमेंट के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है तो गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया जाए। गवर्नमेंट स्कूलों को बेटर करें। आज की तारीख में भी गवर्नमेंट के स्कूल जो हैं उनके टीचर की तनख्वाह जो है वो प्राइवेट स्कूलों, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा होती है उस इलाके में। अगर आप देखें फिर भी वो कुछ डिलीवर कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी एजुकेशन यहां पर खाना भी दे रही है, किताबें भी फ्री दे रही है, लेकिन फिर भी आउटपुट वो नहीं है। इसलिए एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, सर्टेन लेवल जो जिसको हम मेरिट गुड्स कहते हैं, ये गवर्नमेंट के हाथ में रहनी चाहिए। अगर इस सारी पब्लिक सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगी तो उसको जस्ट मतलब ज्यादा इकोनॉमिकली खराबी पैदा होंगी और ज्यादा लोगों की हालत खराब होगी। बहुत बड़े सेक्शन पॉपुलेशन का जो बहुत बड़ा सेक्शन है उनके लिए एक मुसीबत बनेगी। तो जो मेरिट गुड्स हैं, चाहे वो हेल्थ हो चाहे एजुकेशन, एक सर्टेन लेवल ऑफ सर्विस दीजिए, उसके बाद फिर उन्हें कंपीट करने दीजिए। फिर गवर्नमेंट ये ना करे कि मतलब फिर गवर्नमेंट के भी कुछ हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट भी हो, और गवर्नमेंट अपना इतने, मेरा मिसाल के तौर पे दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो अपोलो और मैक्स और दिस और दैट, लेकिन एक्सपर्टाइज एम्स के पास उनसे 20 है। ये अलग बात है कि एम्स जो है ओवरबर्डन बहुत है, तो अगर इतनी डिमांड है वहां प्राइवेट सेक्टर कमा सकता है तो गवर्नमेंट भी कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। और जब वो होगा तो प्राइवेट सेक्टर को एक कंपटीशन मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इनकम बढ़ाना। तो द्विवेदी साहब का दूसरा आर्गुमेंट कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होगा, बैंक रेडिकलाइजेशन से होता है। मेरा मानना यह है कि बैंक में वो होगा, वो सॉरी एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो उनकी स्पेंडिंग लेवल बढ़ेगी, एंड दिस टुगेदर विद द गुड गवर्नेंस उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। और जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है हो सकता है विलेज लेवल पे शुरू हो जाए, रूरल सेक्टर में शुरू हो जाए। और जब ओवरऑल स्पेंडिंग बढ़ेगी इकोनॉमी में तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ये चीजें तो मेरे ख्याल से उनके सारे आंसर तो आ गए। और फिस्कल डेफिसिट की बात और करना है, उन्होंने कहा था कि फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का बढ़ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट जो है एग्रीकल्चर को एमएसपी प्रोवाइड करने से वक्ती तौर पे बढ़ सकता है, लेकिन अगर इसके रिजल्ट में अगर स्पेंडिंग लेवल बढ़ रही है इकोनॉमी के अंदर, जो कि बढ़ेगी क्योंकि 60% आबादी तो आज भी उससे कुछ कम एग्रीकल्चर पे ही निर्भर कर रही है ना। तो जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ओवरऑल बढ़ेगी ना चीज़ों की, क्योंकि खाली अगर गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं ही थोड़ी खाएंगे, वो चीज़ें खरीदेंगे भी तो ना, और टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास। और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट यही तो होगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और उससे क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट पे फर्दर बढ़ेगा। और इस तरह से अप्रोच आप कर सकते हैं डेवलपमेंट को। जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। दूसरी बात, जब यहाँ कंपटीशन होगा, आपने मार्केट के लिए ओपन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया, जब यहाँ कंपटीशन होगा तो जाहिर है कि फिर प्राइस अपने आप उतने ज्यादा जाएंगे, ऊपर आएंगे और आपको सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शर्त यही है कि ईमानदारी से काम हो, यहां पर किसी चीज की आड़ में ना छुपे। तो मेरे ख्याल से सारे उनके सवालों के जवाब इसमें आ गए। और कंक्लूजन में मैं ये कहूंगा कि इस बाइनरी से ना देखें कि जो गवर्नमेंट कह रही है वही सही है, किसान कह रहे हैं वो गलत है, या किसान जो कह रहे हैं 100% वही सही है, जो गवर्नमेंट कह रही है वो गलत है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करना चाहिए। और ये आई स्टिल होल्ड कि एमएसपी एक सर्टेन मिनिमम मिलना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी मजबूर करना चाहिए उससे नीचे की खरीद ना करें, और फिर हर जगह लागू हो ये। और एक मॉडल है, इसको भी ट्राई करके देख लें, बहुत सारे फेल्ड प्रोजेक्ट हैं, एक ये भी बहुत सारे पूरे प्लान के प्लान फेल हुए हैं, इसको भी करके देख लें, क्या हर्ज है। थैंक यू वेरी मच।